तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ वो क्रूज हादसा, जिसने सिर्फ उस इलाके को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये कुदरत के आगे इंसान और मशीनों की एक बहुत बड़ी और थका देने वाली जंग है। पानी की गहराइयों में डूबे उस विशाल क्रूज को बाहर निकालना और जो लोग उसमें फंसे थे उनका सच दुनिया के सामने लाना, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी घटना, उस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों और इसके बाद सिस्टम पर उठने वाले सवालों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोच कर देखिए, 20 घंटे। जी हां, 20 घंटे। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो वक्त है जितने समय से ये भारी भड़कम रेस्क्यू ऑपरेशन बिना रुके लगातार चल रहा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, हर एक पल एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी सेना के जवान और लोकल प्रशासन, ये सभी बिना एक पल की नींद लिए इस मिशन में जी जान से जुटे हैं। अब आप ही सोचिए, जब इतना बड़ा क्रूज पानी में समा जाए तो हर बीता हुआ घंटा न सिर्फ पानी के अंदर बचाव दल की थकावट को बढ़ाता है, बल्कि बाहर किनारे पर अपने अपनों का इंतजार कर रहे लोगों की धड़कनें भी बढ़ा देता है। ये एक तरह से सबकी सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान है। भाग 1, एक भीषण मशीनी संघर्ष। अब जमीन पर हालात ऐसे थे कि रेस्क्यू टीम को लगातार अपने प्लान्स बदलने पड़ रहे थे। मतलब जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा था। शुरुआत में प्लान बड़ा सिंपल था, क्रूज के चारों तरफ मोटे मोटे लोहे के तार बांधो और क्रेन से खींच लो। लेकिन ये तरीका पूरी तरह फेल हो गया। क्रेन पूरी ताकत लगा रही थी और तार झटके से टूट रहे थे। अब हर बार तार टूटने का मतलब था फिर से उसे बांधने में आधा पौना घंटा बर्बाद होना। तो टीम ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सीधा जेसीबी मशीन को मैदान में उतारा। क्रेन से क्रूज को बस हिलने से रोका गया और जेसीबी के पंजे को पानी के अंदर डालकर क्रूज के नीचे से फंसाकर उसे बाहर खींचने का एक नया और सच कहूं तो काफी रिस्की तरीका अपनाया गया। ये साफ दिखाता है कि ऐसे क्राइसिस में ऑन द स्पॉट फैसला लेना कितना क्रूशियल होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर वो मोटे मोटे तार बार बार टूट क्यों रहे थे। इसके 3 सबसे बड़े कारण थे। पहला, क्रूज के अंदर टनों पानी भर चुका था, जिससे उसका वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गया था। दूसरा, वो भारी भरकम ढांचा पानी के नीचे मौजूद चट्टानों के बीच बुरी तरह से फंस गया था। लेकिन तीसरा और जो सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ वो था मौसम। उस वक्त वहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। 42 डिग्री! इस झुलसा देने वाली गर्मी और उमस ने सिर्फ इंसानों का ही पसीना नहीं निकाला, बल्कि भारी मशीनों और लोहे के तारों को भी उनकी लिमिट तक पुश कर दिया था। इस भयंकर गर्मी में लगातार काम करते रहना सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भाग 2, मानवीय क्षति। और अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक तरफ राहत की बात ये जरूर है कि रेस्क्यू टीम्स की गजब की फुर्ती की वजह से 28 लोगों की जान सुरक्षित बचा ली गई, लेकिन दूसरी तरफ एक बेहद दुखद सच्चाई भी है। 9 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। और जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये कि क्रूज के जिस केबिन में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका थी, उसकी पूरी जांच अभी तक नहीं हो पाई थी। जब तक क्रूज पूरी तरह से पानी के बाहर नहीं आता, तब तक उस केबिन तक पहुंचना नामुमकिन था। किनारे पे खड़ा हर एक इंसान बस इसी उम्मीद में अपनी सांसें रोके खड़ा था। भाग 3, आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच। तो जैसे ही इस भीषण हादसे की खबर फैली, प्रशासन का सबसे पहला और बड़ा एक्शन क्या था? मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से उस इलाके में सभी तरह के क्रूज संचालन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। एकदम जीरो एक्टिविटी। प्रशासन का फोकस एकदम क्लियर था कि भाई जो लोग बचाए गए हैं, सबसे पहले उन्हें बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। और जब तक इस पूरी घटना की तह तक जांच नहीं हो जाती, तब तक वहां कोई भी क्रूज पानी में नहीं उतरेगा। मौके पर डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना भी इस बात का साफ इशारा था कि सरकार इस पूरी स्थिति को कितने सीरियसली ले रही है।
इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी इस पूरी घटना पर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हादसा अचानक आए एक मौसमी चक्रवात यानी अचानक मौसम बिगड़ने की वजह से हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उनका यह कहना कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए जांच जरूरी है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, संकट के समय सेना और एनडीआरएफ तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन असली पिक्चर तब क्लियर होगी जब इस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। तो अब सवाल ये है कि ये हाई लेवल जांच समिति आखिर ढूंढेगी क्या? मुख्य रूप से इनके सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला, यात्री सुरक्षा। मौके पर मौजूद कई लोगों का सीधा आरोप था कि क्रूज पर बैठे यात्रियों ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहने थे, और अगर ये सच है तो जल पर्यटन में इसे एक बहुत बहुत बड़ी लापरवाही माना जाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी का है। अब इस जांच टीम का काम यही पता लगाना है कि क्या ये सिर्फ खराब मौसम का कहर था या फिर किसी इंसान की भारी लापरवाही ने इस हादसे को न्योता दिया। हम यहाँ अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन इस जांच की सुई इन्हीं दो अहम दावों के इर्द गिर्द घूमेगी। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या इतने दर्दनाक हादसे और इस हाई लेवल जांच के बाद हमारे देश में वाटर टूरिज्म के नियमों में सच में कोई ठोस बदलाव आएगा? क्या यह हादसा सिस्टम के लिए वो वेकअप कॉल साबित होगा जिसके बाद लाइफ जैकेट और सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में लागू होंगे? इस बरगी डैम हादसे ने प्रशासन और हम सबके सामने कई चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिए।